जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल टीचिंग बाय गौरव सर पर। दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाली है आप लोगों के लिए, क्योंकि यहाँ पर सुपर टेट 2022 से रिलेटेड कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मैं आपके सामने लेकर आया हूँ हिंदी सब्जेक्ट से रिलेटेड, जो आपके सुपर टेट के एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल, इंपॉर्टेंट और बहुत ही अच्छा स्कोर करवा सकते हैं। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। जो पहला क्वेश्चन है वो है आपके मोबाइल की स्क्रीन पर कि बिल्ली छत से कूद पड़ी, इस वाक्य में कौन सा कारक है। ए ऑप्शन अधिकरण कारक होगा, बी ऑप्शन कर्म कारक होगा, सी ऑप्शन संप्रदान कारक होगा या डी ऑप्शन अपादान कारक होगा। और इसी तरीके के क्वेश्चंस आपको सुपर टेट के एग्जाम में निश्चित ही देखने के लिए मिल जाएंगे। तो यहाँ पर सभी स्टेप बाय स्टेप ऑप्शंस को मैं क्लियर करता हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करें अधिकरण कारक की, तो अधिकरण कारक को कैसे पहचाने। अगर सेंटेंस में या पर जैसे वर्ड दिख जाए या फिर भीतर, ऊपर, इस तरीके के अगर वर्ड सेंटेंस में, वाक्य में दिख रहे हैं तो आंखें बंद करके अधिकरण कारक लगाना। कर्म कारक की बात करें तो याद रखना दोस्तों, कर्म कारक में को का ये जो को वर्ड है अगर वाक्य में दिख जाता है तो वहाँ कर्म कारक होता है। वहीं अगर मैं बात करूँ संप्रदान कारक की, तो संप्रदान कारक में के लिए या के हेतु या के लिए, इस तरीके के जो वर्ड आते हैं वो संप्रदान कारक में आते हैं। वहीं अपादान कारक की मैं बात करूं तो सेंटेंस में अगर से लगा हुआ आ रहा है, यानी कि वाक्य में से आता है और दो चीज़ों के बीच अलगाव पैदा हो रहा हो, दूरी पैदा हो रही हो, तो वहाँ पर अपादान कारक आएगा। सेंटेंस देखते हैं, वाक्य देखते हैं, तो बिल्ली छत से कूद पड़ी, तो बिल्ली और छत इन दोनों की दूरी हो रही है, यानी कि अगर यहाँ पर छत की बात करो और यहाँ पर बिल्ली की बात करो तो छत से बिल्ली यहाँ पर कूदेगी तो इन दोनों के बीच डिस्टेंस होगा, दूरी होगी। तो जब अलगाव होता है, दो चीज़ों के बीच दूरी पैदा होती है, तो वहाँ पर अपादान कारक होगा। तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन डी, अपादान कारक। कोई दिक्कत, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों वो है नीचे लिखे वाक्य के लिए एक शब्द बताइए। यहाँ पर एक वाक्य लिखा हुआ है जो युद्ध में स्थिर रहता है, उसको क्या कहते हैं। ए ऑप्शन यशस्वी कहते हैं, बी ऑप्शन अश्वारोह कहते हैं, सी ऑप्शन युधिष्ठिर कहते हैं या डी ऑप्शन सत्याग्रही कहते हैं। बहुत ही चिंदी सा क्वेश्चन है, तब भी हर एक ऑप्शन को यहाँ पर मैं क्लियर करूंगा। यशस्वी का मतलब होता है जिसे यश प्राप्त हो। वहीं मैं अश्वारोही की बात करूं तो अश्वारोह का मतलब होता है जो अश्व यानी कि घोड़े पर सवार होता है, उससे अश्वारोह बोलते हैं। वहीं सत्याग्रही की मैं बात करूं तो जो सत्य के साथ खड़ा हो उसे सत्याग्रही बोलते हैं। युधिष्ठिर यानी कि जो युद्ध में स्थिर रहता है उसे युधिष्ठिर बोलते हैं। जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन सी। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो बार बार एग्जाम में पूछा जा चुका है आपके, तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। शैव कहते हैं, चार ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें आपको बताना है कि शैव किसे कहते हैं। पहला ऑप्शन है जो शक्ति की उपासना करता है, क्या इसे शैव बोलते हैं। जो शिव की उपासना करता है इसे बोलते हैं। या फिर ऑप्शन सी जो विष्णु की उपासना करता है इसे शैव बोलते हैं। या फिर ऑप्शन डी जो किसी की उपासना नहीं करता है। तो यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा जो शक्ति की उपासना करता है उसको शाक्त बोलते हैं, जो शिव की उपासना करता है उसे शैव बोलते हैं, जो विष्णु की उपासना करता है उसे वैष्णव बोलते हैं। इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि हो सकता है सुपर टेट के एग्जाम में यहां से कोई एक क्वेश्चन बन जाए। जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन बी, यानी कि जो शिव की उपासना करता है। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर। वाचाल कहते हैं, तो बहुत ही अच्छा और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके सुपर टेट के एग्जाम के लिए। तो वाचाल किसे कहते हैं। जो जल्दी चलता है क्या उसे बोलते हैं। बी ऑप्शन जिसकी चाल ठीक ना हो, सी ऑप्शन जो बहुत बोलता है या डी ऑप्शन जो चुप रहता है। तो यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो जल्दी चलता है उसे हम शीघ्रगामी बोलते हैं, जिसकी चाल ठीक ना हो उसे हम अस्थिर बोलते हैं, यानी कि जो एक स्थान पर स्थिर नहीं रहता। वहीं जो बहुत बोलता है उसे हम वाचाल बोलते हैं और जो चुप रहता है उसे हम मूक बोलते हैं। इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर वाचाल को पूछा है तो वाचाल का मतलब होता है जो बहुत बोलता है। जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो है श्याम धीरे धीरे चलता है। इस वाक्य में ये जो धीरे धीरे है इस शब्द में ये क्या है। ए ऑप्शन क्रिया है, बी ऑप्शन क्रिया विशेषण है, सी ऑप्शन विशेषण है या इनमें से कोई नहीं। तो यहां पर दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा
क्रिया की जो विशेषता बताए, चलना क्या है, यहाँ पर एक क्रिया है, इसकी जो विशेषता बताता है वही हमारा क्या हो जाएगा, क्रिया विशेषण हो जाएगा। और मैं दूसरे अन्य शब्दों की बात करूं तो संज्ञा यानी कि जो नाउन की संज्ञा की विशेषता बताता है उसे हम विशेषण कहते हैं। इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन बी, क्रिया विशेषण। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, इसमें प्रयुक्त उपसर्ग को चुनकर लिखिए। यानी कि अपमान ये जो शब्द है इसमें आपको उपसर्ग बताना है। बहुत ही चिंदी सा क्वेश्चन है। तो यहाँ पर अपमान, तो यहाँ पर अप जो है एक उपसर्ग है, जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, इसमें प्रयुक्त उपसर्ग को चुनकर लिखिए। दुर्वस्था, दुर्वस्था में कौन सा उपसर्ग है? उपसर्ग दोस्तों जो शब्द के आगे लगाए जाते हैं और प्रत्यय जो शब्द के पीछे लगाए जाते हैं। इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पर उपसर्ग की पूछा है तो दुर्व्यवस्था, ये जो दुर्वस्था एक शब्द है इसमें उपसर्ग क्या है? दुस होगा, अब होगा, दु होगा या दुर होगा? तो यहाँ पर मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन डी, दुर। क्योंकि यहाँ पर देख सकते हैं दुर एक उपसर्ग है जो शब्द के पहले लगाया जाता है। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर। इसमें प्रयुक्त उपसर्ग को चुनकर लिखिए। पराजय में कौन सा उपसर्ग आएगा? तो यहां पर दोस्तों कई ऑप्शन दे रखे हैं। ए ऑप्शन परी, प्रा, परा या आ। तो यहां पर ज्यादा टाइम नहीं लूंगा मैं। तो यहां पर जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, क्योंकि यहां पर शब्द के जो पहले लगाए जाते हैं उन्हें हम उपसर्ग बोलते हैं। तो यहां पर जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो है, इस शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय विकल्प में बताओ। यहां पर ये विकल्प होगा। नीचे 4 विकल्प दे रखे हैं। घुमक्कड़ ये शब्द है, इस घुमक्कड़ शब्द में प्रत्यय बताना है। मैंने अभी आपको बताया था उपसर्ग शब्द के पहले लगाए जाते हैं और प्रत्यय शब्द के लास्ट में लगाए जाते हैं। तो यहां पर जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, अक्कड़। क्योंकि अक्कड़, घुमक्कड़ में अक्कड़ जो है एक प्रत्यय है। जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन बी। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इस शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय दिए गए विकल्प में से बताओ। डिबिया, तो यहां पर आप देख सकते हैं डिबिया में डिबी प्लस इया, इन दोनों को अगर मिलाएंगे तो क्या बनता है? डिबिया। तो यहां पर जो प्रत्यय है वो है इया। तो यानी कि जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय दिए गए विकल्प में से बताओ। भिक्षुक। और दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा ये सभी क्वेश्चंस सुपर टेट और यूपी टेट के एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, बार बार रिपीट हुए हैं और ये बहुत ही चिंदी से क्वेश्चन एग्जाम में आपको देखने के लिए सुपर टेट के एग्जाम में मिल सकते हैं। तो इसलिए इन क्वेश्चंस को आपको बारीकी के साथ बता रहा हूं ताकि एग्जाम में आप कोई मिस्टेक ना कर सकें। तो यहां पर भिक्षुक, तो यहां पर भिक्षुक में क्या प्रत्यय है? भिक्षुक में अगर बात करें तो यहां पर उक प्रत्यय है। तो जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर। द्विगु समास का उदाहरण है। ए ऑप्शन माता पिता, बी ऑप्शन यथाशक्ति, नवग्रह या डी ऑप्शन पीतांबर। द्विगु समाज का हमें उदाहरण बताना है। 4 ऑप्शंस में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें द्विगु समास है? तो यहां पर दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, 2 शब्दों के बीच में अगर योजक चिन्ह आ रहा है और शब्द का लोप हो रहा है, लोप मतलब और ये जो शब्द है ये गायब हो रहा है, जैसे माता और पिता, तो और की जगह योजक चिन्ह लगाया है। तो याद रखना 2 शब्दों के बीच में अगर योजक चिन्ह आए और का लोप हो और दोनों शब्द एक दूसरे के विपरीत हो तो वो हमारा द्वंद्व समास होगा। कौन सा होगा? द्वंद्व समास होगा। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। वहीं मैं बात करूं अपव्ययी भाव की, तो जहां पर पूर्व पर प्रधान होता है, यथा यहां पर इस शब्द में प्रधान पद है, तो जहां पर पूर्व पद प्रधान हो वहां पर अपव्ययी भाव आ जाएगा। वहीं मैं तत्पुरुष समास की बात करूं, तत्पुरुष समास में क्या होता है? उत्तर पद, तत् मतलब दूसरा या उत्तर बोल सकते हैं। जहां पर दूसरा पद प्रधान होता है वहां पर तत्पुरुष समास होता है। वहीं मैं बात करूं पीतांबर की, यानी कि पीतांबर को बोलते हैं पीला है जो अंबर। तो पीला है जो अंबर यानी कि अंबर कैसा है? यहां पर पीला है। तो जब संज्ञा की विशेषता यानी कि पीला बताया जाए, संज्ञा के बारे में विशेषता बताई जाए, तो वहां पर हमारा कर्मधारय समास होगा। और नवग्रह, जब हमारा नंबर प्लस नाउन आ जाए
तो वो वहां पर हमारा द्विगु समास होगा। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों वो है हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? ए ऑप्शन ब्राह्मी लिपि में, बी ऑप्शन देवनागरी में, सी ऑप्शन खरोष्ठी में, या डी ऑप्शन गुरुमुखी में। तो यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा जो अर्धमागधी यानी कि मथुरा और पाटलिपुत्र के बीच प्रदेश की जो भाषा है वो हमारी ब्राह्मी लिपि के अंतर्गत आती है। हिंदी भाषा देवनागरी के लिपि के अंतर्गत आती है। वहीं मैं बात करूं गांधारी संस्कृत भाषा को खरोष्ठी लिपि में लिपिबद्ध किया गया है और वहीं पंजाबी भाषा को गुरुमुखी में लिपिबद्ध किया गया है। तो इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है क्योंकि हो सकता है सुपर टेट के एग्जाम में यहां से कोई क्वेश्चन बन जाए। तो यहां पर जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन बी देवनागरी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो जरा मुझे बताओ सर्वनाम के कितने भेद हैं? ए ऑप्शन 6, बी ऑप्शन 5, सी ऑप्शन 4 या डी ऑप्शन 7। तो यहां पर दोस्तों मैं आपको बता दूं संज्ञा की अगर एग्जामिनर पूछे कितने भेद है तो वो 5 हैं। समास के पूछे कि समास के कितने भेद हैं तो बताना उसको 6 हैं। वहीं मैं अगर बात करूं सर्वनाम की तो जो सर्वनाम के भेद हैं वो है ऑप्शन नंबर ए 6। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर। निम्नलिखित शब्दों में वर्तनी के अनुसार शुद्ध शब्द का चयन करना है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं अनुषंगिक, 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 अनुषंगिक। तो यहां पर जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो आपको बताना है कि इन 4 ऑप्शंस में से जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो किस तरीके से लिखा जाएगा, फाइंड आउट किया जाएगा। तो यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा जो ए ऑप्शन है आनुषंगिक, ये शुद्ध वर्तनी होती है। बाकी के ऑप्शन कट जाएंगे। जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन ए। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर। वही सेम क्वेश्चन है। निम्नलिखित शब्दों में वर्तनी के अनुसार शुद्ध शब्द का चयन करना है। तो यहाँ पर अंताक्षरी किस तरीके से लिखा जाता है और यहाँ पर बच्चे गलतियां करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी अंत्याक्षरी इस तरीके से लिखा जाता है। बहुत से बच्चे अंताक्षरी ए वाला लगा देते हैं कि अंताक्षरी ये सही होगा, बट ये गलत ऑप्शन है। जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन सी। ना, आधा ना और आधा ता इस वर्ड में आया है, इस शब्द में आया है, इस बात को ध्यान में रखना है। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर। निम्नलिखित शब्दों में वर्तनी के अनुसार शुद्ध शब्द का चयन करना है। तो यहाँ पर चिंदी सा क्वेश्चन है। सुषमा होगा ये वाला, सी ऑप्शन या डी ऑप्शन। जो करेक्ट वर्तनी है, जो सही वर्तनी है वो है ऑप्शन ए। जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन ए। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन सा बादल का पर्यायवाची है? बादल ये जो शब्द है इसका पर्यायवाची बताना है। तो यहां पर 4 ऑप्शन दे रखे हैं। नीरद होगा, बी ऑप्शन नीरज, सी ऑप्शन अंबु या डी ऑप्शन अंबुज होगा। और इसी तरीके के क्वेश्चन आपको सुपर टेट के एग्जाम में देखने के लिए मिलेंगे। मैं फिर बोल रहा हूं क्योंकि यहां से मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कलेक्ट किया है। तो यहां पर मैं सही ऑप्शंस को बता दूं तो दोस्तों नीरद, नीरद और नीरज। नीरज का जो पर्यायवाची होता है वो कमल होता है। आप कमल बोल सकते हैं, ओके, जलज बोल सकते हैं, ये कमल क्या पर्यायवाची है। अंबु की बात करें तो जल, पानी, नीर, क्षीर, सलिल, वारी ये अंबु के हैं। अंबुज की बात करें तो अंबुज के कमल, वारिज, जलल ये सभी किसके हैं? कमल के हैं। वहीं मैं नीरद की बात करूं तो नीरद हमारा बादल का पर्यायवाची है। जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन ए। कोई दिक्कत, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो यहाँ पर दोस्तों जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है इंद्रियों को जीतने वाले के लिए एक शब्द बताना है। ए ऑप्शन दूरदर्शी कहलाया जाएगा, बी ऑप्शन दत्त चित्त कहलाया जाएगा, सी ऑप्शन जितेंद्रीय कहलाया जाएगा या डी ऑप्शन कुशाग्र बुद्धि कहलाया जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा जो बहुत ज्यादा समझदार होता है उसे दूरदर्शी बोलते हैं। जो किसी कार्य में मन लगाकर पूरा मन लगा रहा हो उसे दत्त चित्त बोलते हैं। और जो शीघ्रता से सीख जाता है उसे कुशाग्र बुद्धि बोलते हैं। वहीं इंद्रियों को जीतने वाले को जितेंद्रीय बोलते हैं। जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन सी। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों वो है आहा। आप आ गए वाक्य में आहा शब्द है, ये क्या है? ए ऑप्शन संज्ञा है, बी ऑप्शन सर्वनाम है, सी ऑप्शन अव्यय है, डी ऑप्शन विशेषण है। तो यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा सर्वनाम क्या होते हैं? जो संज्ञा की जगह आते हैं, जैसे मैं, हम, तुम, ये सभी क्या है? ये सर्वनाम है। वहीं संज्ञा की बात करें तो किसी स्थान, प्राणी, वस्तु के नाम को हम संज्ञा को कहते हैं। जैसे हिमालय क्या है? किसी पर्वत का नाम है।
गंगा क्या है, किसी नदी का नाम है। राम, श्याम, ये सभी क्या है, ये संज्ञा है। वहीं अव्यय और विशेषण की बात करें तो विशेषण यानी कि नाउन के लिए जो वर्ड आते हैं, जो नाउन यानी कि संज्ञा की क्वालिटी बताते हैं, विशेषता बताते हैं, वो हमारे विशेषण होते हैं। अव्यय क्या होता है, अव्यय में हमारा क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक और निपात, ये सभी वर्ड जो हैं अव्यय के अंतर्गत आते हैं और अव्यय को विकारी शब्द भी बोलते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक्सक्लेमेशन मार्क दे रखा है जिसे हम विस्मयादि बोधक चिन्ह दे रखा है, जिसे हम इंग्लिश में एक्सक्लेमेशन मार्क बोलते हैं। तो अभी मैंने आपको बताया था ये जो विस्मयादि बोधक ये जो वर्ड है ये किस में आता है, ये जो ऑप्शन है ये अव्यय में आता है जिसे हम विकारी शब्द भी बोलते हैं। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है निम्नलिखित शब्द में पुल्लिंग शब्द कौन सा है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, क्या नदी होगा, बी ऑप्शन पानी होगा, सी ऑप्शन इलायची होगा, डी ऑप्शन प्यास होगा। तो जब भी एग्जामिनर स्त्रीलिंग और पुल्लिंग की बात करे तो यहाँ पर मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा कि कैसा या कैसी, क्या बताओगे आप, कैसा या कैसी को याद रखना है। वहीं जो दूसरी ट्रिक है वो है अच्छा या अच्छी, अच्छा या अच्छी को याद रखना है। अगर अच्छी हो या कैसी हो तो स्त्रीलिंग में आना, अच्छा हो या कैसा हो तो वहां पर पुल्लिंग लगाना। तो वहीं हम देखते हैं नदी, अगर हम नदी कैसा बोलेंगे या कैसी बोलेंगे तो जाहिर सी बात है नदी कैसी है तो यहाँ पर स्त्रीलिंग हो जाएगा। पानी कैसा है बोलेंगे या कैसी बोलेंगे तो वहां पर हम कैसा बोलेंगे यानी कि पुल्लिंग हो जाएगा। इलायची कैसी है या अच्छी या अच्छा, कैसा कैसी, अच्छा अच्छी, इन दोनों में से कोई एक वर्ड को सेलेक्ट कर लो, आंसर मिल जाएगा। वहीं इलायची कैसी है या कैसा है तो इलायची कैसी होती है यानी कि स्त्रीलिंग होता है। वहीं प्यास, प्यास कैसी है या प्यास कैसा है तो प्यास कैसी होती है तो यहाँ पर ये भी हमारा स्त्रीलिंग हो जाएगा। तो यहाँ पर हम अगर पानी की बात करें तो पानी कैसा है ना कि कैसी है, तो जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी पानी। इस ट्रिक से हम पुल्लिंग और स्त्रीलिंग को फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो यहाँ पर दोस्तों जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है पवन का संधि विच्छेद है। 4 ऑप्शंस दे रखे हैं आपके सामने। ए ऑप्शन पा धन अवन होगा, बी ऑप्शन पा धन वन होगा, सी ऑप्शन पो धन अन होगा या डी ऑप्शन पो धन अन होगा। इसी तरीके से आपको कंफ्यूज किया जाता है तो मैं यहाँ पर आपको बता दूं पवन ये जो शब्द है इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन सी पो धन अन। याद रखना दोस्तों एक मात्रा आएगी पो पर, तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। ये जो पवन है ये अयादी संधि होती है इसकी, और अयादी संधि स्वर संधि के अंतर्गत आती है। अगर संधि पूछ ले तो अयादी लगाकर आना। किससे रिलेटेड है, स्वर संधि से रिलेटेड है, तो जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है मनोरथ का संधि विच्छेद होगा। ए ऑप्शन मनः धन रथ होगा, बी ऑप्शन मन धन औरत होगा, सी ऑप्शन मनो प्लस रथ होगा या डी ऑप्शन मन प्लस रथ होगा। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन ए। और यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बता दूं इसमें जो संधि है वो विसर्ग संधि है, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं विसर्ग आया है। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन ए। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर। विद्यार्थी उदाहरण है, विद्यार्थी उदाहरण है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं। वृद्धि स्वर संधि का, बी ऑप्शन गुण स्वर संधि का, सी ऑप्शन व्यंजन संधि का या डी ऑप्शन दीर्घ स्वर संधि का। तो यहाँ पर दोस्तों मैं ट्रिक के माध्यम से सभी ऑप्शंस को आपको बारीकी के साथ क्लियर करना चाहूंगा। वृद्धि स्वर संधि को हम किस तरीके से पहचाने, तो याद रखना शब्द में अगर 2 मात्राएं आती हैं तो वृद्धि स्वर संधि हो जाएगा। गुण संधि क्या है, अगर शब्द में 1 मात्रा आती है तो वहां पर हमारा गुण स्वर संधि हो जाएगा। वहीं मैं व्यंजन संधि की बात करूं तो का से लेके ज्ञा तक का अगर संधि विच्छेद हो रहा है तो वहां पर व्यंजन संधि हो जाएगा। ये मैं एक संधि की पार्टिकुलर वीडियो लेकर आऊंगा जिसमें वहां पर सभी संधियों को क्लियर करूंगा बहुत ही ट्रिकी वे में। और यहाँ पर जो चौथा ऑप्शन है दीर्घ स्वर संधि को कैसे पहचाने, तो बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ अगर आए तो याद रखना वहां पर दीर्घ स्वर संधि हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं विद्याधन अर्थी, यानी कि इसको हम जब तोड़ेंगे तो बड़े आ का साउंड आएगा। इस हिसाब से हम कह सकते हैं विद्यार्थी में बड़े आ का साउंड आ रहा है, बड़े आ रहा है, तो यहाँ पर दीर्घ स्वर संधि हो जाएगा। जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन डी। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर। दिग्भ्रम
उदाहरण है। किसका उदाहरण है? विसर्ग संधि का, अयादि संधि का, सी ऑप्शन यण संधि का, डी ऑप्शन व्यंजन संधि का। तो यहाँ पर विसर्ग संधि की बात करें तो याद रखना, जब हम संधि विच्छेद करते हैं तो विसर्ग आएगा, इस तरीके का चिन्ह होता है दो, तो विसर्ग होते हैं। वही अयादि संधि की बात करें तो 3 अक्षर होते हैं और उस पर मात्राएं नहीं होती हैं, तो वो अयादि संधि होता है। वही हम बात करें यण स्वर संधि की तो याद रखना या, रा, ला, वा। यारा लावा से पहले याद रखना हमेशा आधा अक्षर आता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऊपर यारा लावा नहीं है, भा भट्टी है, भा भट्टी से पहले आधा अक्षर आया है, तो यहाँ पर यण स्वर संधि नहीं होगा। व्यंजन संधि की बात करें तो याद रखना का से लेके ज्ञा तक का अगर जोड़ या तोड़ हो रहा है तो वहां पर हम व्यंजन संधि लगाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दिक भ्रम, तो यहाँ पर दिग भ्रम में दिक प्लस भ्रम इस तरीके से तोड़ेंगे हम, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन डी व्यंजन संधि। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर। आकाश पाताल के बीच लगने वाला जो चिन्ह है वो कौन सा है? बहुत ही चिंदी सा क्वेश्चन है। अल्प विराम, विस्मयादिबोधक, योजक चिन्ह, उद्धरण चिन्ह। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी योजक चिन्ह। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये नई साड़ी है। यह नई साड़ी में इस वाक्य में ये जो नई है, नई ये जो शब्द है ये क्या है? ए ऑप्शन सर्वनाम है, बी ऑप्शन अव्यय है, सी ऑप्शन क्रिया विशेषण है या डी ऑप्शन विशेषण है। तो यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा सर्वनाम क्या होते हैं। जो नाउन की जगह आते हैं, संज्ञा की जगह आते हैं, वो हमारे सर्वनाम होते हैं। वहीं अव्यय की बात करें तो अभी मैं ऑलरेडी आपको पता कर चुका हूं अव्यय में कौन कौन सी चीजें आती हैं। क्रिया विशेषण जो क्रिया की विशेषता बताते हैं और विशेषण जो संज्ञा की विशेषता बताते हैं। तो ऊपर वाले सेंटेंस में, ऊपर वाले वाक्य में साड़ी क्या है? एक संज्ञा है, एक नाम है। वहीं नाउन की यानी कि संज्ञा की जो विशेषता बताता है उसे हम क्या बोलते हैं? विशेषण बोलते हैं। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। और अगर क्रिया की बात करें, क्रिया की जो विशेषता बताए तो उसे हम क्रिया विशेषण बोलते हैं। तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है नीचे दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तो यहाँ पर तत्सम, सम का मतलब होता है दोस्तों ऐसे याद रखिए संस्कृत, और तद्भव, तद्भव में हमेशा हिंदी के शब्द आते हैं और तत्सम, तत्सम में संस्कृत के शब्द आते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 4 ऑप्शन हैं, आम्र, बी ऑप्शन दूध, सी ऑप्शन शहद और डी ऑप्शन खिड़की। तो यहाँ पर शहद है, ये शहीद नहीं है, शहद। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए आम्र, क्योंकि दूध, शहद और खिड़की ये हमारे क्या है? हिंदी के शब्द हैं और हिंदी के शब्द तद्भव में काउंट किए जाते हैं, यानी कि जो भी हिंदी का शब्द होता है वो तद्भव कहलाया जाता है और जो संस्कृत का शब्द होता है वो तत्सम, सम मतलब संस्कृत, तो वो तत्सम का शब्द कहलाया जाएगा। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दिए गए विकल्पों में से तद्भव, लो आ गया क्वेश्चन, तद्भव शब्द का चयन करना है जो हिंदी से रिलेटेड होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बैंक एक विदेशी शब्द है, अमीर एक फारसी शब्द है, अग्नि एक संस्कृत भाषा का शब्द है। वहीं मुख की बात करें, मुंह की बात करें तो ये हमारा क्या है? ये हमारा तद्भव हो जाएगा। जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है? 4 ऑप्शन दे रखे हैं आपके सामने। ए ऑप्शन दिनकर होगा, बी ऑप्शन रवि होगा, सी ऑप्शन अंशुमाली होगा, डी ऑप्शन यामिनी होगा। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता देना चाहूंगा जो सूर्य का पर्यायवाची होता है वो दिनकर, रवि, अंशुमाली, दिवाकर, आदित्य, पतंग, मार्तंड ये सभी सूर्य के पर्यायवाची होते हैं। वहीं मैं रात यानी कि रात्रि की बात करूं तो यामिनी, रजनी, निशा, निशी, विभावरी ये सभी हमारे रात के पर्यायवाची होते हैं। तो इन 4 ऑप्शंस में से जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन डी यामिनी, यानी कि ये जो यामिनी है ये सूर्य का पर्यायवाची नहीं है, ये रात का यानी कि रात्रि का पर्यायवाची है। बाकी सभी ऑप्शन दिनकर, रवि, अंशुमाली ये सभी सूर्य के पर्यायवाची हैं। तो यहां पर हम कह सकते हैं जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन डी। तो इस तरीके से दोस्तों यहां पर हमने 30 ऐसे महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को बारीकी के साथ पढ़ा और यहां पर हर एक क्वेश्चंस को बारीकी के साथ समझा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। पहली बार मेरे चैनल से जुड़े या पहली बार मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों को शेयर कीजिए। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए। एक बार नए कॉन्सेप्ट के साथ, नए क्वेश्चंस के साथ फिर एक बार दोबारा मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।